एडवोकेट ग्रुप हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। तो एक फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट ज़रूरतमंद के लिए स्वाधीनता आंदोलन में उस समय पैदा हुआ। आज हमारे बहुत सारे नागरिक जिनके पास लीगल समस्याएं हैं लेकिन उनको लड़ने का कोई ज़रिया नहीं है, तो ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है ये समाज में एक ऐसी टीम पैदा करना चाहती है जहां पर लीगल एक्सपर्ट्स, जिनकी समाज के कमज़ोर लोगों के उत्थान के लिए, देश के नागरिकों की मदद करने का जिनमें जज्बा हो, ऐसे लोग सामने आए और साथ में इसके लिए समाज भी सामने आए। तो अभी जो मुझसे पूर्व वक्ता ये कह रहे थे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी शिक्षक, आशा वर्कर्स का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। मैं आपका ध्यान संविधान की दो चीज़ों पर लाना चाहता हूँ। पहली चीज़ जिसकी हम रोज़ जिक्र करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, लेकिन संविधान में एक और चैप्टर है जो हमारे मूलभूत कर्तव्यों की बात भी करता है, जो हमारी ड्यूटीज़ की बात भी करता है। तो अगर आप ड्यूटीज़ की ओर जाएंगे तो ये संविधान हर नागरिक को ये ड्यूटी देता है कि वो समाज में ऐसी कोशिश करे कि समाज में भाईचारा बढ़े, समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, समाज में देश के प्रति लोगों का समर्पण बढ़े। तो ये हर एक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है और हम कैसे इसको सब लोग निभाते हैं, ये आज हमारा सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है। ये आयोजन अंबेडकर भवन में हो रहा है। जब भारत के संविधान की रचना हो रही थी तो संविधान सभा में बड़ी इस बात पर लंबी चर्चा हुई कि भारत का संविधान सही दिशा में बन रहा है या नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये भारत का रोड मैप होने वाला था। जब बारंबार ये सवाल उछला कि भारत का संविधान सही बन रहा है या नहीं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसका एक विलक्षण जवाब दिया जो मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसको कोट करना चाहता हूँ, उद्धृत करना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि अगर हम एक बहुत अच्छा संविधान भी बना लें पर उस संविधान को अमल में लाने वाली शक्तियाँ अगर दुर्बल और चरित्रहीन होंगी तो हमको अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। हम अगर एक थोड़ा दुर्बल संविधान भी बना लें, कमज़ोर संविधान भी बना लें, पर उसको अमल में लाने वाली शक्तियां अगर समर्पित और चरित्रवान होंगी तो हमको बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। आखिरी पंक्ति उनकी काबिले गौर है जिसमें वो ये कहते हैं, क्योंकि संविधान स्वयं कोई कार्य नहीं करता, ये उसको अमल में लाने वाली शक्तियों की इंटेग्रिटी और डिवोशन पर निर्भर करता है कि हमको क्या नतीजे आएंगे। संविधान को अमल में लाने वाली शक्ति या इसका जिम्मा सिर्फ जुडिशरी पर नहीं है। संविधान को रियलिटी में ट्रांसलेट करने का जिम्मा एडमिनिस्ट्रेशन पर है और जो जहाँ पर भी है उसको इस संविधान को ज़मीन पर उतारने की जिम्मेदारी हर नागरिक पर है, जिसका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जिक्र किया गया है। आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं? जिनके पास पद है, जिनके पास पावर है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी के मन में ही आ सकता है कि एक आंगनबाड़ी वर्कर, एक रिटायर्ड कर्मचारी अगर इसमें कोई योगदान करना भी चाहता है तो वो ये योगदान कैसे कर सकता है? इसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने जो पैरा लीगल वर्कर्स का कॉन्सेप्ट लाया, उसमें ये कॉन्सेप्ट लाया कि आप किन किन चीज़ों पर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर साहब अपनी चिंता बहुत सही तरीके से जाहिर कर रहे थे कि आज से 10 साल पहले जब वो यहाँ थे तो ना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की संख्या इतनी थी, ना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की संख्या इतनी थी, ना सीनियर सिटीजन्स इतनी तकलीफ़ में थे कि उनकी कंप्लेंट्स की उनके सामने बाढ़ लगे। इन 10 सालों में ही वक्त इतना बदल गया है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कुछ प्रयोग किए, मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूँ, इस आशय से कि आप में से हर एक इसमें
कोई ना कोई योगदान कर सकता है। जो मैट्रिमोनियल या वैवाहिक डिस्प्यूट हैं, मैं अब अगर अपने बचपन के दिनों की याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि शायद ही कभी हम लोगों को ये सुनने में आता था कि किसी जान पहचान के परिवार में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या डाइवोर्स का केस चल रहा है। आज अगर मैं आप में से ही कहूँ कि वो लोग अपना हाथ खड़ा करें जिनके परिवार में, संबंधी में, परिचित में, मित्रों में, जानने वालों में मैट्रिमोनियल केस नहीं चल रहा है, तो कृपया अपने हाथ खड़ा करें। प्लीज खड़ा करिए, सिर्फ एक हाथ। इस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी क्या है मिस्टर पंचाक्षरी? 580 लोगों में से एक हाथ उठा, वो भी बहुत झिझकते हुए। इससे आप सिचुएशन की ग्रेविटी का अंदाजा लगा कि मैट्रिमोनियल मैटर्स किस तरह से हमारे समाज में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और बड़े शहरों में जहाँ पे आईटी सेक्टर है, वहाँ पर ये और भी ज़्यादा है दूसरे शहरों की तुलना में। तो अगर समाज में इतने बड़े पैमाने पे परिवारों में डिस्प्यूट है, आप उन दंपतियों की मनोदशा का अंदाज़ा लगाइए, आप उनके पेरेंट्स की मनोदशा का अंदाज़ लगाइए जो ये सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद हमारे बच्चे, हमारी बहू, हमारा बेटे मिल के हमारा ध्यान रखेंगे। आप उस दंपत्ति के संतानों की मनोदशा का ध्यान रखिए, सोचिए। तो अगर इतना असंतोष, इतना अस्थिरता अगर हमारे मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन की वजह से समाज में पैदा हुई, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? कोर्ट्स की अपनी लिमिटेड भूमिका है, लेकिन ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आमतौर पर सभी बुजुर्ग लोग जानते हैं, अनुभवी लोग जानते हैं, आमतौर पर इसमें लीगल इशू नहीं होता है। इसमें कॉम्पैटिबिलिटी के इशू होते हैं, इसमें अहंग के टकराव होते हैं, ईगो के इश्यूज होते हैं। और इनको निपटाने के लिए सबसे पहले केरल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसको हमने अपने पेरेंट स्टेट में मध्य प्रदेश में इंदौर में शुरू किया। और हमने सारी कम्युनिटी के लगभग 35 कम्युनिटी के हेड्स को बुलाया हाईकोर्ट में एक मीटिंग में, और हम लोगों ने उनसे ये अनुरोध किया, ये पूरा परिदृश्य उनके सामने रखते हुए, कि ये इशू सिर्फ कोर्ट्स का इशू नहीं है, ये समाज का इशू है। अगर हमारे समाज में इतने बड़े पैमाने पर विखंडन हो रहा है भीतर ही भीतर, तो इसके लिए पूरे समाज को जागना पड़ेगा। और हम लोगों ने ये तय किया कि जो कम्युनिटी मीडिएशन होता है, जो कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशन होता है, जिसमें आमतौर पे किसी जज को, किसी वकील को मीडिएटर की ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमारा ये अनुभव बताता है कि उसमें एक बोझिल वातावरण रहता है। तो क्यों ना ख्याल ये आया कि क्यों ना ये किया जाए कि किसी हर कम्युनिटी के जो विद्वान लोग हैं, जो समर्पित लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, मीडिएशन की ट्रेनिंग उनको दी जाए। तो वहाँ पे वोहरा समाज के, सिख समाज, जैन, केसरवानी, सभी समाज के कोई रिटायर्ड प्रोफेसर, कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर, कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, कोई रिटायर्ड जज आए, और हम लोगों ने उनको लगभग 3 दिन की स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन ट्रेनिंग दी। और उसके बाद हर कम्युनिटी ने लगभग इंदौर में अपना अपना कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर खोला। कुछ कम्युनिटीज़ ने तो ये प्रस्ताव पारित किया कि हमारी कम्युनिटी का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बिना हमारे मीडिएशन के सीधे कोर्ट में हमारी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति दाखिल ही नहीं करेगा। और बाद में सीनियर सिटीजन्स का भी, जिसका सभी ने बड़ी चिंता के साथ जिक्र किया, उनके भी मुकदमे, उनके भी प्रॉब्लम्स आए, तो वो भी कम्युनिटी के हेड्स ने, कम्युनिटी मीडिएटर्स ने सॉल्व करना शुरू किया। इंदौर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक कलेक्ट्रेट में रूम ही प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पे कम्युनिटी मीडिएशन होता है हफ्ते में कुछ दिन। तो जो उस कम्युनिटी का रिटायर्ड प्रोफेसर है, वाइस चांसलर है, टीचर है, ऑफिसर है, वो अपनी कम्युनिटी में उसकी पहले से एक प्रतिष्ठा है और वो अपनी कम्युनिटी के आदमी से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोगों ने इंदौर में जो किया, उसमें बाद में बंटवारे के मुकदमे भी शामिल हुए और समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ। लीगल केसेस में क्या होता है, अगर आपने किसी को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट की डिक्री दे दी या डाइवोर्स की डिक्री दे दी, उसके बाद भी वो डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होता है। लेकिन मीडिएशन में लगातार मॉनिटरिंग, मेंटरिंग से बहुत सारे पारिवारिक
मसले जो हैं वो हल हो गए। तो इससे प्रेरित होकर हम लोगों ने तेलंगाना में भी ये प्रयास किया और मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहले हम लोग शुरू करना चाहते थे निज़ामाबाद से। तो मैं निज़ामाबाद के लिए रवाना हुआ, रास्ते में करीमनगर कामारेड्डी में चाय पीने के लिए रुका तो इत्तेफाक से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड एसपी एंड जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे वो मुझसे मिलने आए। तो मैंने अपना इंदौर का तजर्बा उनसे साझा किया और उनसे कहा कि क्यों नहीं आप लोग भी इस दिशा में काम करते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि 15 दिन के अंदर उन्होंने वहां के सारी कम्युनिटीज़ को बुला के मीटिंग कर ली और अगले 1 महीने में हमने दोनों ज़िलों के जो अलग अलग समाज के लोग थे उनका कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग करवा दिया। और मुझे हमारे मेंबर सेक्रेटरी बता रहे थे कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने गांव-गांव में अपने कम्युनिटी सेंटर्स खोल लिए हैं और 21 में से अभी तक आए, ये भी हाल की बात है 2-3 महीने पहले की, 21 में से 7 मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स उन्होंने सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर अच्छा, जब हमने ये इंदौर में शुरू किया तब इसका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अब संसद ने मीडिएशन एक्ट के नाम से एक एक्ट पारित कर दिया है, तो इसको अब एक स्टैट्यूटरी बैकिंग या कानूनी आधार भी मिल गया है। निज़ामाबाद में बोधन नाम की जगह में म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कम्युनिटी मीडिएशन के लिए अपने आप एक जगह उपलब्ध कराई है जहां पर ये कम्युनिटी मीडिएशन हो सकता है। निज़ामाबाद में 3 सेंटर चल रहे हैं, बोधन में 1 सेंटर चल रहा है और मैं अपने को करेक्ट करना चाहूँगा, जो डेटा मुझे मिला कि 21 कंप्लेंट्स जो आई मैट्रिमोनियल, उसमें से 7 वहाँ पे कम्युनिटी मीडिएटर्स ने सॉल्व कर दी। रिटायरमेंट के बाद हमारे बहुत सारे नागरिक समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको ज़रिया नहीं समझ में आता कि वो क्या करें। आप सब लोग अपने घर में, और जो लोग रिटायर नहीं भी हुए हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आप समाज के ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, आपको वो समस्याएं पता हैं। आप उस समस्या वो विकराल हो जाए और कोर्ट तक आए, उससे पहले आप कम्युनिटी मीडिएशन के ज़रिए आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, कम्युनिटी मीडिएटर्स इसको शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मौजूद दोनों प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस से और दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक ऐसा काम है जिसमें समाज में भाईचारा, समाज में समन्वय पैदा होगा, परिवारों में समन्वय पैदा होगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के हिसाब से है। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपकी मदद करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और हर तरह की मार्गदर्शन के लिए तैयार है। तो कृपया इस दिशा में इन 2 जिलों में भी ज़रूर कोई काम करें। दूसरा, जो मेरी सिस्टर ऑनरेबल जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य कह रही थी कि इस पूरे लीगल सर्विस अथॉरिटी के परव्यू में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें जेल रिफॉर्म्स हैं, इसमें अरेस्ट किए गए आदमी के अधिकारों का सवाल है, इसमें जैसे दूसरे ऑफिसर्स कह रहे थे कि जो जिस तरह से ड्रग का बोलबाला हो गया आज से 10 साल पहले नहीं था, इसी तरह से समाज में बहुत सारी नई बुराइयों ने जन्म लिया। ये जो बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस मैग्नीट्यूड से कभी पहले नहीं देखा गया। हस्बैंड वाइफ का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, कभी इस मैग्नीट्यूड के साथ भारतीय समाज ने नहीं देखा। तो जब नए विखंडन और नई चुनौतियां आ रही हैं तो हमको उसके नए सॉल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे और उस सॉल्यूशन के लिए हर नागरिक की कोई ना कोई भूमिका हो सकती है। और ये जो पैरालीगल वर्कर्स का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर विक्टिम भी कोई रेप विक्टिम है, सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम है, कोई कास्ट असॉल्ट का विक्टिम है, तो उसको सारा प्रोटेक्शन, उसकी केयर करने की जिम्मेदारी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बताने की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी निभाने का काम पीएलवीज कर सकते हैं। तो पीएलवी जो हैं, पैरा लीगल वर्कर्स, वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बैकबोन है, रीढ़ हैं, जो नीचे तक उस तरीके से काम करते हैं। तो ऐसी दशा में आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल की संजीदगी, जिस लेवल की गंभीरता से
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी के लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की, मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में इसको और बेहतर तरीके से ले जा पाएंगे। और ये जो विज़न था, ये जो दृष्टिकोण था, जिसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट और जिसको भारत का संविधान ज़मीन पे उतारना चाहता था, इसको ज़मीन पे तभी उतारा जा सकता है जब हम इस कॉन्फ्रेंस से ये संदेश लेकर जाएं कि हम जहाँ भी होंगे, हम खुद एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वॉलंटियर के रूप में या एक जागरूक नागरिक के रूप में काम करेंगे, ताकि समाज में अगर किसी भी किस्म का समन्वयता का अभाव है तो हम उसको दूर कर सकें। अपनी आखिरी बात मैं महात्मा गांधी के एक कोट के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने भी एक बड़ी अद्भुत बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई समाज कितना संवेदनशील है और कितना सभ्य है, इसको जानने का टेस्ट ये है कि वो अपने सबसे कमज़ोर और सबसे पीड़ित व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करता है। जो ताकतवर लोग हैं उनसे हर कोई अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन हम अब से सबसे निरीह, सबसे पीड़ित, सबसे वंचित लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, इससे तय होता है कि हमारा समाज कितना सभ्य और संवेदनशील है। तो मुझे आशा है कि हम सब लोग इस संदेश, इस जज्बे के साथ जाएंगे कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट कोई काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर लिखा हुआ बेजान मंत्र या एक्ट नहीं है, बल्कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इसकी भावना को हम सब लोग अमल में लाएं। मुझे कोई संदेह नहीं है आपके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए कि हम इस दिशा में निश्चित तौर पर बेहतर कदम उठा सकेंगे। आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ।